हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट कॉमर्स डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिसको हम यूनिट वाइज एंड सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप हो जाता है आपके लिए, एक तो आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। देन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपको उसका सिलेबस बाय हार्ट एट द फिंगर्स आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा माय डियर फ्रेंड्स कॉमर्स। कोड रहने वाला है आपका 08। तो यहाँ पर आपकी 10 यूनिट्स दी गई हैं, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद आप पढ़ते हैं ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 में आप पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। यूनिट 6 में आप पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 में आप पढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 में आप पढ़ते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यूनिट 10 में आप पढ़ते हैं इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो चलिए दोस्तों, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कस्टमर लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR। उसके बाद आप पढ़ते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइव्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद आप पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। उसके बाद आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ FDI, costs and benefits of FDI to home and host countries, trends in FDI, India's FDI policy। उसके बाद आप पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP, इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ BOP। फिर आप पढ़ते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, नाफ्ता। उसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड। उसके बाद आप पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। उसके बाद आप पढ़ते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स
of WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स। उसके बाद आप पढ़ते हैं, आ जाती है आपकी यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें आप पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इश्यू फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, एमेलगेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। उसके बाद आप पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT। फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जिसमें आपको पढ़ना होगा रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे ही इसमें एक टर्म आई कैश फ्लो, तो आप अभी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते समय कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बोनाफाइड चाइल्ड होते हैं, जिन्हें मतलब ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें भी करना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें कैश फ्लो कर देना चाहिए। कैश फ्लो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप प्राइवेट किसी को ट्यूशन्स दे सकते हैं, कोई स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे कोई ब्लॉग के द्वारा, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं, पब्लिकली स्पीच अच्छा देते हैं, या आप मोटिवेट अच्छा करते हैं वो, या आप खेलते हैं, आप किसी भी तरीके से कैश फ्लो आपको जनरेट करना होगा। क्योंकि जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप सक्सेस होंगे या सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। ये एक तरीके से आप जब आप सब सक्सेस हो जाते हैं तो सभी आपके फेवर में हो जाते हैं, अदरवाइज सभी रिजल्ट्स चाहते हैं, आपके एफर्ट्स को कोई नहीं देखता, ठीक है। तो आपको कैश फ्लो जनरेट करना होगा, जिससे कि आप एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। उसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिर आ जाती है आपकी यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स
थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। फिर आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिंसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग। एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी जॉब, आप इसमें सक्सेस हों या ना हों, आप इसमें अपना 100% दें। पढ़ने का मतलब केवल यही नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स कि आपको मतलब जॉब ही लग जाती है। इस पढ़ने के भी अपने अपने फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता किसी भी क्षेत्र में, यदि आप वेल नोन हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो पढ़ाई इसलिए भी काम आती है, इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, और आपकी रोज़मर्रा का जीवन जीने के लिए भी आपका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि एजुकेशन की ज़रूरत आज के टाइम में हर सेक्टर में आपको पड़ेगी और पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ठीक इंसान नहीं है, एक से एक बड़ा धोखेबाज और चीटर लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ते हैं स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। फिर उसके बाद आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, असेट सेक्युरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेडगिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो करेंसी, GDRS ADRS। उसके बाद आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। फिर आती है आपकी यूनिट 5। यूनिट 5 है आपकी माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, जिसमें आप पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ dispersion, measures of skewness, correlations and regression of two variables, probability approaches to probability bias theorem, probability distributions, binomial Poisson and normal distributions, research concept and types, research designs, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स। फिर आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। फिर आप पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, चाय स्कोर टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट, कुर्सकाल वेलिस टेस्ट, एस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों फिर आपको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि यह दुनिया चतुर लोगों से भरी पड़ी है। यदि आप चतुर लोगों का सामना करना होगा आपको इस दुनिया में लाइफ के अपनी जीवन जीते समय, तो उन चतुर लोगों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, उनको हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, responsibility and authority, delegation of authority and decentralization, motivation and leadership, concept and theories। भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथों में दे देते हैं जिनको लीड करना नहीं आता, जिससे कि ना तो आपकी कंपनी की ग्रोथ होती है और ना आपकी ग्रोथ होती है और ना उस लीडर की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि लीडरशिप किसके हाथ में दी जाए, क्योंकि फ्यूचर में इन फ्यूचर यदि आप बिजनेस कोई अपना स्टार्टअप करते हैं तो उसमें लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल लगती है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। अब आप सोच के देखिए, यदि आप लीडरशिप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं जिसको लीडरशिप का एल भी नहीं पता। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस। तो सोचिए क्या ग्रोथ होगी आपकी कंपनी की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, फिर आ जाती है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंग बेनिफिट्स। उसके बाद टर्म आती है माय डियर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री, परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर टर्म आती है आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो दोस्तों पढ़ने का अभी यूनिट 7 स्टार्ट करने से पहले एक और बात डिस्कस करते हैं। पढ़ने से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप अवेयर हो जाते हैं और आपको अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर आप पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFIs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। इसके बाद टर्म आती है माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डाइजेशन ऑफ बैंकिंग, सॉरी डाइजेशन नहीं है ये टर्म, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें आप पढ़ते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम्स। फिर है इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, IRDA एंड इट्स रोल। फिर आ जाती है आपकी यूनिट 8। ठीक है, यदि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, पढ़ाई अपनी जगह है, अगर आप मतलब पढ़ते हैं, आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और यदि आप कोई अपना छोटा मोटा स्टार्टअप जनरेट करना चाहते हैं
तो उसमें आपके लिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि आप मार्केट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसके बारे में आप ये यहाँ पर केवल टॉपिक्स हैं, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजंस, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें आप ये जो था, इसमें आप सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रोडक्ट लाइन क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस क्या होंगे, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें वो कितने टाइम तक उसकी लाइफ साइकिल है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, आप दुकान से मतलब दूध का पैकेट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उस पर एक डेट मेंशन होती है, एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट। तो वो उस प्रोडक्ट की साइकिल ही होती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूजेबल है। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद आप पढ़ते हैं प्राइसिंग डिसीजंस, है ना। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रखने वाले हैं। सपोज दैट आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और उस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई रख दिया कि उसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये आपकी मार्केट पर डिपेंड करता है। सपोज दैट आपने लोअर मिडिल क्लास में एक ऐसी इंडस्ट्री लगाई और ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट किया जिनको वहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार है ना। आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे। ठीक है। अदर साइड, यदि आप ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट्स लगाते हैं जहाँ पर हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, हाई लोग, और आप वहाँ पर लो क्वालिटी लो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो वो वहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस ज़रूरी है। आपको दोनों की नीड्स देखनी होंगी, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या और हायर मिडिल क्लास मतलब हायर लोगों के लिए क्या। लेकिन आपको क्वालिटी दोनों ही प्रोडक्ट्स में देनी होगी, दोनों ही उसमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोशन डिसीजंस, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। ठीक है, अब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरीके से करते हैं। भाई, आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। देखिए, आज के टाइम में मोदी जी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिजिटल, है ना, डिजिटल सारी चीज़ें की हैं उन्होंने। और उसके बाद आप देखते हैं कोई भी कंपनी, आप मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें आप देखते हैं ऐड आते हैं जैसे अब हर तरीके के ऐड आते हैं जिसमें आपका शैम्पू और साबुन और आपका पंखों से रिलेटेड सभी तरीके के एड्स आते हैं। तो वो क्या हो रहा होता है, वो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है। ठीक है, वो मार्केटिंग ही हो रही होती है ना। तो ये एक मार्केटिंग का तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। प्रमोशन मेथड्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स। फिर आप पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर। आपका जो कंज्यूमर है उसके लिए आपका बिहेवियर कैसा होगा। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। ठीक है, तो आपको उन फैक्टर्स का भी ध्यान देना होगा जो कंज्यूमर खरीदते वक्त जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सीआरएम। तो ये आपके मार्केट के ट्रेंड्स हैं। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस।
तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप सारा पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना। यूजीसी नेट अपनी अलग जगह है, क्योंकि मैं तो यहाँ केवल आपके लिए सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि इसको किस तरह प्रिपेयर करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री consent डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप फ्री माइंड होके प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए। आप इतना कुछ पढ़ चुका होते हैं कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर बना ही लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इडिमेनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, ठीक है। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टोर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर। फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज के जो लॉ होते हैं, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, है ना। कंपनी की प्रकृति, नेचर, कंपनी का नेचर और उसके प्रकार, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड वाइडिंग अप ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया। उसके बाद आप पढ़ते हैं द कंपटीशन एक्ट 2002, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज। फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स द RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPRS, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, इमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, बेनिफिट्स ऑफ GST, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ डबल GST। दोस्तों अभी ये हाल मतलब अभी रिसेंटली मतलब 5 से 7 साल या अप्रॉक्स 10 ईयर हुए होंगे। पहले बहुत तरीके के टैक्स होते थे, अब उन सबको मिलाकर एक टैक्स मर्ज करके GST बना दिया गया है, गुड सर्विस टैक्स। अब आ जाती है आपकी यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो अब डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, एक्सटेम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम, computation of taxable income under various heads, deductions from gross total income, assessment of individuals, clubbing of incomes। फिर आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, concepts and significance of corporate tax planning, tax avoidance versus tax evasion, techniques of corporate tax planning, tax considerations in specific business situations, make or buy decisions on or lease an asset, retain, renewal or replacement of asset, shut down or continue operations। फिर आप पढ़ते हैं डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स,
ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल गाइडेंस विद सौरभ सर को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ पर आपके लिए क्या क्या किया जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे सिलेबस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी और अदर स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के अलावा वनडे एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एक, ठीक है, तो उनके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं मैथ्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, एंड लॉजिक्स। ठीक है, और ये बताते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम में टाइम कैसे सेव कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये आपको हमारे चैनल पर कहाँ मिलेगा, ये मिलता है आपको मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है मैथ्स फॉर्मूले प्लेलिस्ट है, मैथ्स फॉर्मूले प्लेलिस्ट में। ठीक है, यूजीसी नेट रिलेटेड और करियर रिलेटेड जो काउंसलिंग आपकी की जाती है, आपको गाइड किया जाता है, वो मिलता है आपको एक हमारे चैनल पर द सक्सेस ब्लूप्रिंट। ठीक है, द सक्सेस ब्लूप्रिंट नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी और क्या किया जा रहा है, अभी आपके लिए एक वोकैब जो यूजीसी नेट के साथ वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक वोकैब सीरीज़ तैयार की जा रही है। वोकैब सीरीज़ ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये वोकैब सीरीज़ आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल होगी, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, मतलब जिनमें जहाँ वोकैब पूछी जाती है, जहाँ वोकैब का रोल होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको हमारे ही चैनल पर वोकैब टॉनिक, वोकैब टॉनिक, वोकैब टॉनिक नाम की एक सीरीज़ आपके लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है थोड़ा, अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनके साथ मैनेज कर रहा हूँ। यदि लिखने का और चीज़ें व्यवस्था हो जाती है तो मैं आपके लिए और बहुत कुछ करने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उसको, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कुछ है बताने को, जो आपके आपसे रिलेटेड आपके काम का भी होगा। और यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने क्या क्या किया है भाई, मैंने बीए किया है, बीए फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। नाउ मैं अब एमए यानी कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और मैंने कौन कौन से वनडे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने एयरफोर्स एग्ज़ाम दिया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एक्स एंड वाई, तो इसके लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई। फिर मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, आईसीजी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है,
ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने यूपीएससी सीएससी 2025 एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। उसके अलावा मैंने यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। तो आप जान सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। और अभी भी पढ़ाई जारी है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही एक बात समझाना चाहता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस हों या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो पढ़ते हैं वो आपका काम आता है, वो किसी न किसी तरीके से आपके काम आएगा ही। ठीक है। तो मैंने इन सब चीज़ों में अपनी पढ़ाई की है और मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। आज के टाइम में इंटरनेट है, तो आप भी अपने आप को कम मत समझिए किसी से, आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर टिल देन नेक्स्ट वीडियो।